रासायनिक बलगतिकी के चौथे भाग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है और इसके लिए हमें वेग स्थिरांक की गणना किस प्रकार कर सकते हैं। कुछ चीज़ें नई भी सीखने को मिलेंगी, तो बने रहे हमारे साथ। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य की कोटि की अभिक्रिया कौन सी हो सकती है? तो वेग नियम से हमें पता है क्या कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसी की सांद्रता यानी क्रियाकारक की सांद्रता की घात n के, और जब n बराबर 0 हो तो ये अभिक्रिया कहलाती है शून्य कोटि अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। यानी अभिक्रिया के वेग नियम में किसके क्रियाकारक की सांद्रता जब n क्या हो? शून्य हो, तो क्या कहलाएगी ये अभिक्रिया? शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो जरा देखें कि मानते हैं कि कोई अभिक्रिया A से B में हो रही है। A यहाँ पर क्रियाकारक है और B उत्पाद। T बराबर 0 समय पर, T बराबर 0 समय से मतलब है जब अभिक्रिया शुरू नहीं की गई है और क्रियाकारक लिए जाते हैं। तो जब क्रियाकारक लिए गए हों और T समय पर इन A की सांद्रता अगर A है, स्मॉल a है, तो B क्या होगा? 0, क्योंकि T बराबर 0 समय यानी जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं होती है तो सारे के सारे क्रियाकारक अपनी मूल अवस्था में होंगे, उनसे उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। अब T बराबर T समय पर मान लेते हैं कि इसकी X मॉलिक्यूल या X सांद्रता किस में बदल जाती है? उत्पाद में बदल जाती है। इस फॉर्मेशन को ध्यान रखें, क्योंकि आगे भी जितनी भी अभिक्रियाओं के वेगों की गणना करेंगे उन सभी में हम ये फॉर्मेशन काम में लेंगे कि T बराबर 0 समय वह समय होता है जबकि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई होती है, जिसको हम प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में क्रियाकारकों की सांद्रता पूर्ण रूप से होती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? 0 होती है। और T समय बाद A में से या क्रियाकारकों की सांद्रता में से X पार्टीशन हट करके क्या बना लेता है? उत्पाद का निर्माण कर लेता है। तो अब इसके लिए अभिक्रिया के वेग के नियम अनुसार लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्रियाकारकों की सांद्रता A माइनस x की पावर n। सही है कि नहीं? A माइनस x की पावर n हमने ली है। यदि n बराबर 0 हो, क्यों हो? क्योंकि कौन सी अभिक्रिया ले रहे हैं हम? शून्य कोटि अभिक्रिया ले रहे हैं। तो n बराबर यदि 0 होता है तो अभिक्रिया के वेग को वेग लिख सकते हैं dx अपॉन के dt, सांद्रता में परिवर्तन की दर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन ही तो वेग कहलाता है, समानुपाती A माइनस x की पावर 0। सही है? अब जरा समझें, अगर किसी की घात 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और यहाँ से इस समीकरण को हम आगे लिखना शुरू करते हैं कि dx अपॉन के dt बराबर कोई स्थिरांक k और 0 ले लेते हैं, और क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है इसलिए इसको ऐसे कैसे ही हम छोड़ देते हैं। जैसे कि a माइनस एक्स की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और k0 क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेग स्थिरांक। और 0 का मतलब या नॉट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोटि अभिक्रिया, इसलिए हमने नीचे क्या लगा दिया है? नॉट लगा दिया है। ये समीकरण नंबर 1 अभिक्रिया का कौन सा समीकरण है? अवकल समीकरण कहलाता है। क्योंकि ये अवकलन के रूप में है dx अपॉन dt के रूप में। अब जरा इसका समाकलन रूप निकालने की कोशिश करते हैं।
तो समाकलन का नियम ये कहता है कि भाई एक एक जैसे समान पद एक साइड होने चाहिए और दूसरे समान पद दूसरी साइड होने चाहिए। तो यहाँ पर dx अलग रख देंगे और बराबर के k0 dt कर देंगे। समाकलन का निशान ये आपको पता ही है, ऐसा लगता है सामने dx बराबर इंटीग्रेशन k0 dt। अब क्योंकि k0 क्या है, स्थिरांक है, इसका मान नहीं बदल सकता है, तो इसलिए इसका समाकलन और अवकलन संभव नहीं होता है। तो इसलिए k0 बाहर, dt और dx। जरा ध्यान दें, क्योंकि dx का समाकलन होता है x और dt का समाकलन होता है t, तो ये हो जाएगा समीकरण x बराबर के k0 t या k0 बराबर के x अपॉन के t। इसको दे दे समीकरण नंबर अपन 2। ये 2 नंबर का जो समीकरण है वो क्या है भाई, कि देखो यहां पर कोई अवकलन का पद है क्या, नहीं है, सामान्य स्थिति है, इसलिए समीकरण 2 शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित रूप है या समीकरण है। ये आप समझ गए होंगे क्या करना है अपने को। तो दोबारा से एक बार देखते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया की जो बात कर रहे हैं वो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या कहलाती है, वह अभिक्रिया जिसमें वेग के नियम के अनुसार क्रियाकारक की पद की घात क्या होगी, शून्य होगी, वो क्या कहलाएगी, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अगर इसका परिकलन करना है तो उसके लिए हम मान लेते हैं कोई अभिक्रिया A to B में कोई हो रही है जिसमें क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहे हैं। t बराबर 0 समय के लिए A क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता कहलाएगी, जबकि उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, शून्य होगी। t बराबर t समय पर प्रारंभिक सांद्रता से x पार्टीशन निकल करके उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। अभिक्रिया के वेग के नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स टू दी पावर n। क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया है इसलिए n बराबर 0 रखेंगे तो इस पद का मान इकाई हो जाएगा और साथ में dx अपॉन dt, यानी वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, dx अपॉन के dt होता है। तो इसलिए समीकरण आता है dx अपॉन के dt बराबर के k0 जहां पर वेग स्थिरांक को निरूपित करता है। क्योंकि यहां पर एक अवकलन का पद दे रखा है, इस अवकलन के पद के कारण इसको क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। अब समाकलन समीकरण निकालने के लिए dx को एक साइड रख लेते हैं और dt को कहाँ ले जाते हैं, k0 की साइड। दोनों का समाकलन करने पर पद dx का समाकलन होता है x और dt का समाकलन होता है t। दोनों के मान को रखने पर यहाँ एक k0 बराबर x अपॉन t की एक इक्वेशन मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, समाकलित रूप या समाकलित समीकरण कहते हैं। इसके बाद जरा ध्यान दें, यहाँ हमें अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हमें प्राप्त हो गया है कि इस रिलेशन को अगर मैं देखता हूँ तो x बराबर के k0 t से k क्या है, k0 है स्थिरांक, t समय है और x क्या है, सांद्रता। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जरा देखें। हमने कहा है सांद्रता और समय के मध्य, तो सांद्रता लीजिए यहाँ, समय लीजिए यहाँ, ठीक है बेटा। और जरा ध्यान से देखेंगे तो x बढ़ने के साथ साथ t बढ़ रहा है, इसलिए स्ट्रेट ग्राफ आएगा और इसका ढाल या इसका अवकल ये k0 होगा, इसको अपन कहेंगे ढाल। इस ग्राफ को जरा ध्यान से समझ लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद एक पद आता है जिसको अपन कहते हैं अर्ध आयु काल। ये अर्धायु काल क्या चीज होती है जरा समझें। अर्ध का मतलब होता है आधी, आयु का मतलब होता है उसकी उम्र। और अभिक्रिया के लिए अगर उम्र की बात की जाए
तो हम ये कहते हैं जो पूरा समय लगने वाला होता है उसका आधा समय, यानी सांद्रता क्या रह जानी चाहिए, आधी। यानी वह समय जब क्रियाकारक की सांद्रता आधी रह जाती हो, क्या रह जाती हो, आधी रह जाती है, क्या कहलाएगा, अर्धायु काल कहलाएगा। मान लेते हैं कि t बराबर वो समय क्या है, t हाफ है, तो सांद्रता अगर आधी रह गई है तो डेफिनेट बात है a में से आधा a/2 जाएगा, तो बचा हुआ सांद्रता क्या आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा a/2। इससे समीकरण नंबर 2 में रखें। 2 में रखने पर ध्यान दें कि क्या आएगा समीकरण कि k0 बराबर x की जगह a/2 और t की जगह t हाफ, तो इसको लिख सकता हूं t हाफ बराबर k0 सॉरी a/2 k0। ये एक और समीकरण बनता है, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 इस तरीके से इसके हाफ लाइफ की भी अपन गणना कर सकते हैं। हाफ लाइफ वो होती है जिसमें अभिक्रिया क्या हो जाती है बेटा, आधी रह जाती है, या सांद्रता क्या हो जाता है, आधा कंप्लीट हो जाता है उत्पाद में बदलकर। इस तरीके से समीकरण नंबर 3 मिलेगा। अब जरा ध्यान दें, इस समीकरण को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 एक नियत राशि है जिसको कांस्टेंट कह सकते हैं, k0 भी कांस्टेंट ही है यानी एक नियतांक ही है। तो फाइनली समीकरण को अगर मैं इलेबरेट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इस समीकरण से कि t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता का मान बढ़ने के साथ हाफ लाइफ का मान भी बढ़ जाता है। यानी किसी अभिक्रिया यानी शून्य कोटि अभिक्रिया में यदि किसी क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना या तिगुना कर दिया जाए तो उसी अनुपात में उसके अर्धायु काल में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और इस तरीके से ये संबंध आपको प्राप्त होता है। इसके बाद हमें अर्धायु काल और इनके बीच में एक ग्राफ बनाना है जो बिल्कुल सेम ऐसा बनेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, केवल ढाल की जगह यहाँ पर 1/2 k0 आ सकता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको डिस्कस करना है, तब तक आप इसको थोड़ा सा उतार लीजिए। धन्यवाद। रुक जा उतारने तो हाँ, तो फिर से हम अब डिस्कस करते हैं कि अर्धायु काल जो है वह समय होता है जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता आधी रह जाती है। तो उसके लिए हमने एक समीकरण निकाला था k0 बराबर a/2 t हाफ, यानी t हाफ बराबर a/2 k0, और उससे एक रिलेशन मिला है हमें t हाफ इज इक्वल टू a के लिए। अब ज़रा हमें आगे डिस्कस करना है इन चीज़ों के बारे में कि क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में भी आता है या फिर यूँ कहूँ कि एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, उसी को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी अभिक्रिया होंगी जिसकी सांद्रता की घात अपन 0 मान सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा इसके लिए ग्राफ या स्टेटमेंट देख लेते हैं कि t हाफ इज इक्वल टू a/2 k0 को डिस्कस करते हैं। तो अगर सांद्रता यानी इसके और इसके बीच में ग्राफ यानी t हाफ और a के मध्य कोई ग्राफ खींचा जाएगा तो उसका ढाल जो होगा वो ढाल 1/2 k0 होगा। अगर इसकी जगह a इधर हो जाए, t हाफ इधर हो जाए तो ये पलट दीजिएगा। कारण क्या है, ये जैसे इधर आएगा तो यहाँ पर 2 k0 बराबर t हाफ 2 k0 इज इक्वल टू a हो जाएगा, इसलिए इसका ढाल उसी के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा। अब ये ग्राफ और वो ग्राफ दोनों ही याद रखने हैं आपको, एग्ज़ाम में ये पूछे जाते रहे हैं, आगे भी और हमेशा पूछेंगे। बात आती है कि ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, या मैं कहूँ कि किस तरीके की अभिक्रियाओं को हम ये कहें कि ये ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस करें।
जिनकी सांद्रता जीरो हो। अब सांद्रता की घात जीरो होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि सांद्रता जीरो है, इसलिए एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर सकते हैं हम थोड़ा सा। देखें, एक अभिक्रिया आपने पढ़ रखी है H2 प्लस के Cl2 और मिलकर बनता है 2HCl, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, H। दूसरी रिएक्शन अगर बात करूं CH4Cl2, क्लोरीनीकरण H न्यू की उपस्थिति में CH3Cl प्लस HCl होगा। फिर CH3Cl प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे H न्यू की उपस्थिति में CH2Cl2 प्लस के HCl होगा। फिर CH2Cl2 प्लस Cl2 से कराएं H न्यू की उपस्थिति में तो CHCl3 प्लस HCl होगा। CHCl3 की रिएक्शन Cl2 से कराओगे तो आपको प्राप्त होगा CCl4 प्लस HCl। इन सभी रिएक्शंस क्या, यहाँ अगर अपन चाहें तो इसकी जगह I2 भी ले सकते हैं, Br2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अलग अलग रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। इन अभिक्रियाओं को अगर ध्यान से देखें तो सभी की अभिक्रियाएं किस में हो रही है? प्रकाश की उपस्थिति में हो रही हैं। और इन अभिक्रियाओं के लिए एक आपने नाम सुना होगा जिसको आप कहते हो मुक्त मूलक क्रियाविधि। ध्यान दें, क्रियाविधि और का मतलब सीधे सीधे है कि ये अभिक्रियाएं जो फॉर्म होती हैं या बनती हैं उसके लिए दो स्टेप्स हम काम में लेते हैं कि H2 जरा देंगे। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि Cl2 H न्यू की उपस्थिति में 2Cl डॉट बनाती है, सही है। और जो कि H2 के साथ रिएक्शन करके Cl डॉट एक तो बनाएगा HCl प्लस H डॉट बनाएगा। समझना बात को, यहाँ Cl डॉट बन रहा है, यहाँ पर H डॉट बन रहा है। ये अभिक्रिया प्रारंभिक पद है, ये संचरण पद है। और लास्ट में H डॉट प्लस के Cl डॉट यानी समापन पद, जिसके अंदर दोनों मुक्त मूलक मिलकर के HCl का निर्माण कर लेते हैं। जरा समझें। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि यहाँ HCl का निर्माण किसकी वजह से हो रहा है? तो आप कहेंगे कि सर Cl2 और H2 की वजह से, तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब तक इन मुक्त मूलकों का निर्माण नहीं होता है तब तक HCl का निर्माण नहीं होता है। यानी HCl डॉट और H डॉट या Cl डॉट और H डॉट, ये दो ऐसे मुख्य कारक हैं जिसकी वजह से अभिक्रिया क्या हो रही है? अग्रसित होती है। तो अगर मैं इनको दूसरी तरीके से शॉर्ट टर्म में लिखा जाऊँ तो लिख सकता हूँ, ज़रा समझें कैसे लिखा जाए। हम लिख सकते हैं इसको कि H, ध्यान से देखें, ये H डॉट H से चला जाएगा और यहाँ से Cl से Cl डॉट चला जाएगा, तो ये दो Cl इस Cl से चले जाएंगे, तो डेफिनेट बात है H2Cl2 और यहाँ 2HCl बन जाता है। रिएक्शन लिखने का तरीका अगर मैं लिखना चाहूँ तो H2 प्लस के Cl2, रिवर्सेबल प्रोसेस, 2H डॉट प्लस 2Cl डॉट और फिर बनेगा 2HCl। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ये पद आता है जो कि वेग निर्धारक पद होता है। समझ में आ रही बात? किसी भी अभिक्रिया के मैकेनिज्म में कोई एक स्टेप ऐसा होता है जो कि बहुत धीमा होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? वेग निर्धारक पद कहते हैं। आपने पहले भी पढ़ा है। इस वेग निर्धारक पद पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, ये भी आपने पढ़ा है। तो जरा समझो कि यहाँ से ये HCl बन रहा है। अगर ऐसा हो कि सांद्रता में परिवर्तन यहाँ शून्य हो जाए, अब वो कैसे होगा कि यहाँ से जितने H डॉट और Cl डॉट HCl का निर्माण करते हैं उतने ही वापस से HCl2 और H2 से पुनर्निर्माणित हो जाए। यानी जितनी सांद्रता कम हो रही है उतनी ही वापस बढ़ जाए। तो उस अवस्था में ये भाग तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, और यहाँ कमी आती चली जाएगी। तो इसलिए ये अभिक्रिया अगर इस वेग पद पर निर्भर करेगी तो उसकी घात क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को निरूपित करेगी।
तो इसके लिए मैं आपसे एक चीज कह सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया में सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, जबकि क्रियाकारक की मात्रा में परिवर्तन होता है। इन दो चीज़ों को अच्छे से अंडरलाइन कीजिए। सांद्रता अपरिवर्तित रहती है जबकि क्रियाकारक की मात्रा में परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता रहा है कि बताइए शून्य कोटि अभिक्रिया में सांद्रता अपरिवर्तित रहती है जबकि मात्रा में परिवर्तन होता है, क्यों? तो इसको समझाने का तरीका यही है कि इसकी जो अभिक्रिया है वो किसको फॉलो करती है? मुक्तमूलक क्रियाविधि को फॉलो करती हैं, और जिसकी वजह से ये अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद जो होता है उसमें सांद्रता परिवर्तित नहीं हो पाती है, जबकि मूल अवस्था में क्रियाकारकों की मात्रा में क्या होने लग जाता है? परिवर्तन होने लग जाता है। इसलिए अमाउंट में चेंज, यूँ कह सकते हैं कि क्रियाकारकों के अमाउंट में चेंज तो रेगुलर होता है, लेकिन जो वेग निर्धारक पद है उसमें सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो पाता है। इस तरीके से हमने आज जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया है। कल या कह सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उनके एग्जाम्पल्स, जीरोथ ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन को भी डिस्कस करेंगे। होप सो आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।